नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कंपनी के ऊपर इतने दिनों से जिस तरीके से एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला था, अचानक वो मतलब करेक्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी है कि मेरा व्यू क्या है इस लेवल में, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जब आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक पार्ट होते हैं किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के लिए। तो जब यहाँ पे इस जगह पे कंपनी ने टच किया था, जो लेवल निकल के आ रहा है करीबन 1687 के आसपास, इस लेवल को जब भी टच किया उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। तो यहाँ से बिग फॉल क्यों हुआ? और मैंने इस दिन आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था कि इस लेवल में टच किया, इसका मतलब यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए टारगेट मेरा थोड़ा-सा ऊपर था। टारगेट मेरा ऊपर था मतलब मैंने जिस टारगेट को लेकर चला था, जो रेंज निकल के आ रहा था, उसका जो टोटल टारगेट निकल के आया है करीबन-करीबन 1710 रुपीज़। और कंपनी ने किस लेवल तक जाकर बाउंस मतलब करेक्शन किया? 1687 रुपीज़। और यहाँ से करेक्शन क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न आपको सबसे पहले समझाता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे कि कंपनी का इस जगह पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। मतलब कंपनी ने क्या किया, कंटिन्यूअसली जब यहाँ पे सेलिंग हुआ, उसके बाद बाउंस बैक किए, उसके बाद फिर से करेक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश किया। रिकवरी करने का कोशिश का मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी ने नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे ही था। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे वॉल्यूम कितना वीक था। तो वॉल्यूम वीक होने के कारण शेयर में इस जगह से ही बिग फॉल देखने को मिला। और यही जगह कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बन चुके थे। और देखिए वही जगह को टच किया और आज वही जगह पे कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग इस तरीके से इंतजार कर रहे थे कि कंपनी ऊपर ही टारगेट जाकर टारगेट को हिट करेगा, ऐसे सोचना मत, क्योंकि जब कोई सेक्टर में ग्रोथ कम हो, मतलब उस सेक्टर में सारे कंपनीज के ऊपर करेक्शन का माहौल हो, तो उस कंपनी के ऊपर जब भी कोई एंट्री मिले तो आपको कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन को ध्यान देना होगा। तो मैंने इसीलिए जब यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किए उसके बाद कंफर्मेशन भी हुआ। आप देखिए कंपनी किस तरीके से ऊपर गया और उसके बाद देखिए कंपनी फाइनली इस लेवल जाने के बाद, जो इसका रेजिस्टेंस है उसको टच करने के बाद ही वो नीचे आया। और मैं श्योर तब हो गया कि वो नीचे आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब टच किया तो वो तो ठीक ठाक था। नीचे आने के बाद सेकंड टाइम जब टच किए और उसके बाद देखिए जब इस तरीके से कुछ शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया, तब मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ, यहाँ से वो करेक्शन जरूर होगा। क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस से अगर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने तो वहां से करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है, आपके क्या इस कंपनी के ऊपर राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से आपके साथ चर्चा कर रहा था कि कंपनी के ऊपर हर कोई अभी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाइंग का रेटिंग दे रहा है। मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को बाई करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने जब बाई किया तब मेरे एकदम लो लेवल में बाई किया, अराउंड 2090 के आसपास मैंने बाई किया और एकदम लो प्राइस में बाई किया। क्योंकि मुझे एक्चुअली इस जगह पे बाई इसीलिए किया क्योंकि कंपनी का जो सपोर्ट था करीबन 1930 के आसपास, और मैंने बाई किया 1990 के आसपास। तो मैंने इस इतने पहले मतलब अराउंड 60 पॉइंट ऊपर बाई क्यों किया? क्योंकि देखिए कभी-कभी होता क्या, मैं बहुत बार इतने सालों से मार्केट में काम करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला कि अगर अच्छी कंपनी है तो उसके मतलब करेक्शन हो रहा है, गिर रहा है शेयर, और उसके बाद देखा जाए तो उस सेक्टर में बाकी कंपनीज़ कंटिन्यूअसली भागते चले जा रहे हैं, तो वो कभी न कभी वो बाउंस बैक कर सकते हैं। सपोर्ट टच करने से पहले ही वो बाउंस बैक करेगा। और उसी का हालत यहाँ पे देखने को मिला और फाइनली मेरे एक्चुअली लेवल 1990 रुपीज़ के आसपास है। तो तो देखिए इस जगह पे एंट्री हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी बिग बाउंस किया। अगर नीचे भी आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इंतज़ार करता। क्योंकि मेरा टारगेट जो है, मैं इस कंपनी का टारगेट लेके चल रहा हूँ एकदम टॉप लेवल तक, जिसका लाइफ टाइम हाई करीबन 3880 रुपीज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप करेंगे कि सर आपने किस बेसिस में एंट्री लिया? तो बेसिकली मैंने एंट्री कुछ इस कारण की वजह से लिया क्योंकि कंपनी का यहाँ पे इस जगह पे कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। क्योंकि यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम ऑफ पीरियड होल्ड किया, उसके बाद देखिए कंपनी बिग जर्नी किया, कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं किया। ओवरऑल इस जगह से अगर टॉप तक देखो तो 100% का जर्नी किया। तो कोई कंपनी अगर 100% कंटिन्यूसली भागते चले जाए
तो उस जगह को हमेशा आपको याद रखना होगा, क्योंकि वही लेवल को जब भी टच करेंगे तब उस जगह पे एंट्री बनेगा और उस जगह से टॉप लेवल तक इसका टारगेट में लेकर चलता हूँ। तो देखिए, ये एक्सपीरियंस का गेम है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को पहले देख चुके हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में कम होता है। हाँ, एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि एक खतरा इस कंपनी के ऊपर है। वो इस कंपनी का खतरा क्या है, क्योंकि सेबी ने जब अनाउंसमेंट किया कि सारे ब्रोकरेज कंपनी का जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज मिलता था एक्सचेंज की तरफ से, वो ब्रोकरेज बंद हो जाएगा, तब से लेकर सारे ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर एक खतरा बना, क्योंकि उसका डर यही है कि कंपनी का सेल्स डाउन ना हो जाए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी का सेल्स इस बार तो ठीक है। देखा जाएगा अपकमिंग टाइम्स में कंपनी के सेल्स डाउन होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 221 से लेकर 290 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ओवरऑल सारे पॉइंट्स को देखा है तो कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया, और इस ठीक ठाक परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी तैयार है इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि चलो एफ ने 17% 19% होल्डिंग को 15% कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग किसने माल खरीदारी की है? डीएस ने 9% होल्डिंग को 14% कर दिया। तो एक माल बेच रहा है और दूसरा माल खरीदारी कर रहा है। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर इन दोनों इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाई सेल करते रहे तो ठीक ठाक है। अगर एक माल बेच रहा है और दूसरा खरीदारी नहीं कर रहा है, तो सोचना वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। शायद इसीलिए बड़े इन्वेस्टर, जिसका नाम है राजेश भोसले, उन्होंने क्या किया, एंजल वन के ऊपर रिकमेंडेशन किया बाइंग का। तो उनका कहना है कि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा अपकमिंग टाइम में ग्रोथ आने वाले है, और उन्होंने इसीलिए बुलिश सिचुएशन दिया, और वो भी दो कंपनी के ऊपर, एक्चुअली यूपीएल के ऊपर भी दिया और साथ ही साथ एंजल वन के ऊपर भी दिया। तो देखिए बाकी ये डेटा आपके सामने ही मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाई करने के लिए बोलते हैं, क्या बाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बड़े इंस्टीट्यूशन को देखकर भी बाई नहीं करना है, और मेरे वीडियो देखकर भी बाई नहीं करना है, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग डिसीजन होता है। तो आप भी अगर किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके ऊपर जांच करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोमेटो। तो फाइनली जोमेटो के ऊपर कुछ दिनों से जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिला था, अभी थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। तो ये मार्केट का खेल है, ये सब कुछ होता रहता है ऐसा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब लाइफ टाइम हाई से, कंपनी का लाइफ टाइम हाई था 168, उस लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, और उसके बाद कंपनी रिकवरी किया, और रिकवरी इसलिए किया क्योंकि कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यही कारण की वजह से हर कोई इंस्टीट्यूशन अभी अभी ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं करते थे। सिर्फ 10% 3% का होल्डिंग था, पब्लिक के पास 83% होल्डिंग था। अभी देखिए पब्लिक कितना, मतलब हम लोग कितना बेवकूफ़ है। तो खुद देखिए क्या किया, कि पब्लिक ने क्या किया, देखिए पब्लिक ने क्या किया, माल बेच दिया। तो कब माल बेचा? जब कंपनी प्रॉफिटेबल में है, जब कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जब सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, जब कंपनी का अपकमिंग टाइम्स पे और भी ग्रोथ होने वाला है, तब क्या किया गया, पब्लिक ने माल बेचा, और उसका फायदा डायरेक्टली कौन उठाया? एफएस। उसका फायदा कौन उठाया? डीएस। मतलब इंस्टीट्यूशन, एफएस ने 10% होल्डिंग को 50% तक लेके गए, और डीएस ने 3% होल्डिंग को 15% तक लेके गए। ये क्लियर कट आपको एक अंदाजा लग लग चुके होंगे कि पब्लिक तब उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करता है जब कंपनी भागता रहता है, और जब कंपनी गिरते रहते हैं तब वो माल खरीदारी नहीं करते हैं, और उस टाइम में बड़े इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करते हैं। क्योंकि देखिए माल कब से खरीदारी करना स्टार्ट किया गया? सितंबर 2022। अगर उस टाइम के बारे में बात करूँ तो सितंबर 2022 का चार्ट कहाँ पे था? सितंबर 2022 का अगर मैं डेटा दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से लेवल में था, मतलब एकदम डिप में बाय किया गया। आप इस चीज़ों को पहले समझिए। देखिए हम लोग काम तो करते हैं मगर बाकी चीज़ों को देखते नहीं है। जैसे देखिए उस टाइम जब डिप में था, तब वॉल्यूम देखिए, क्या उससे पहले इतना वॉल्यूम था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। तो वॉल्यूम जब हुआ मतलब क्या हुआ, इस जगह पे बड़े से बड़े क्वांटिटी एडिंग किया गया, और तब हम लोगों को सोचना चाहिए था कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि पब्लिक का इतना बड़ा दम नहीं होता कि इतनी हाई वॉल्यूम के साथ वो बाइंग करेंगे। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ तो काफ़ी ध्यान पैटर्न्स ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन हुआ, और इस जगह पे कंपनी के ऊपर एंटी बना। तो एंटी बने के बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी कर रहा था, मुझे लग रहा था एक हफ्ते के अंदर अंदर टारगेट मिलेगा, और मेरे मतलब मुझे लग रहा था कि टारगेट मिलेगा, और मुझे लग रहा था तो टारगेट मिलेगा, तो ऐसे तो मार्केट करेगा नहीं, क्योंकि मेरे लगने से तो मार्केट चलेगा नहीं।
तो हमेशा इसी तरीके से होता है कि टारगेट होने से पहले ही करेक्शन हो जाता है, तो इसमें आपको डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी में दम है, तो वो रिकवरी ज़रूर करेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ कि जो मेरा एंट्री लेवल्स है, वहाँ से मैं टॉप तक ऑलरेडी होल्ड करूँगा, जो 75% के आस-पास रिटर्न मिलने वाला है। तो करंट लेवल तक देखो तो ऑलरेडी 40% का ऊपर रिटर्न मिला है, सिर्फ 90 डेज़ में। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको टारगेट ज़रूर देगा। सिर्फ आपको इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड। तो स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक 1800 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बिग अनाउंसमेंट है। उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट है। 13 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने जा रहा है। तो एक गुड अपडेट है, इस अपडेट के बारे में आपके साथ में इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा कंपनी के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है मतलब आप जाकर कल ही बाई सेल कर लेंगे, ऐसे मत करिए। आप एक बार वेरीफाई करिए, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ इस सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करिए। अगर वो बोले तभी काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।